दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। किसानों के बिल पर किसान संगठनों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन उनके साथ में 11 राजनीतिक दलों ने भी उन्हें समर्थन दिया है और जिसमें कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सारी पार्टियां एक तरह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो गई हैं इस समय, कम से कम कृषि कानून विधेयक पर किसानों के साथ में। लेकिन एजेंडा है किस तरह से मोदी सरकार को घेरा जाए। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को इस एकजुटता से डर जाना चाहिए या फिर मोदी सरकार के पास ढेर सारे ऐसे विकल्प मौजूद हैं इन राजनीतिक दलों से निपटने के लिए, या मोदी सरकार को इस भारत बंद पर, जो किसानों का भारत बंद है, उससे डरना चाहिए। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे भारत बंद की, जो राजनीतिक दल हैं उनके एजेंडे, उनकी स्ट्रैटेजी की, और किस तरह से राजनीतिक दल मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खतरे की बात यह है कि किसान संगठन और सरकार के बीच में जो डेडलॉक है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर वो कौन से राजनीतिक दल हैं जो मोदी सरकार को इस समय घेरना चाहते हैं और क्या मोदी सरकार को इनसे डरना चाहिए। देखिए, अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, तीनों कुल मिलाकर इस कृषि बिल पर किसानों के साथ में है और भारत बंद का समर्थन कर रही है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है। वैसे ही आप अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मोदी सरकार को घेर रही है भारत बंद के समर्थन में। वैसे ही अगर आप बिहार में आएंगे तो आरजेडी कहीं ना कहीं इस किसानों के साथ में है। लेकिन सवाल यह है कि इस पॉलिटिकल एकजुटता से मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाते हैं। क्योंकि हर राज्य में जो अलग अलग पार्टियां हैं वो भले इस किसानों के मुद्दे पर एकजुट होने का दावा कर रही हो या दिखा रही हैं या फिर एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, या उससे ज़्यादा बड़ा एजेंडा है कि मोदी सरकार को बैकफुट पे लाना, लेकिन हर राज्य में हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अपने एजेंडे हैं और उनके एजेंडे कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि वो एकजुटता एक तरह से संभव नहीं है। वो भले ही सांकेतिक दिखे लेकिन वो एकजुटता होगी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों का आंदोलन है और किसान संगठन एक तरह से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे इस भारत बंद का समर्थन कर रही है अकाली दल और कांग्रेस। लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में अकाली दल कांग्रेस एक दूसरे से जिस तरह से बाघ और बकरी की लड़ाई होती है उस तरह से भिड़े हुए हैं। दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और दोनों कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के सहारे सत्ता पर, यानी कि 2022 में जो चुनाव होना है वहां पर अपनी बर्दस्त यानी कि सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। तो राज्य में अलग होने के कारण वो केंद्र में किसी एक बिंदु पर सांकेतिक रूप से भले साथ आ जाएं, लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके अपने अपने एजेंडे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार ने 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को ये सीख दी है कि राहुल गांधी की राजनीति में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, जो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, वो भले इस समय इकट्ठा होकर सरकार चला रही हैं, लेकिन वो लॉन्गर रन में वो एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आकर राजनीति करेंगी। भले ही किसान आंदोलन के मसले पर शरद पवार एक तरह से इस समय काफ़ी मुखर हैं और उन्होंने राष्ट्रपति से समय भी मांगा है मिलने के लिए कि किस तरह से ये बिल जो है किसान विरोधी है। ये अलग बात है कि जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था तो एनसीपी के जो नेता थे वो एब्सटेन कर गए थे, यानी कि एक तरह से सरकार के समर्थन में थे। तो आप देख सकते हैं कि 3 महीना पहले एनसीपी जो सरकार के समर्थन में दिखती है, जो शिवसेना एक तरह से केंद्र सरकार के समर्थन में दिखती है इस बिल पर, वो इस समय सरकार के विरोध में खड़ी है क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिला है। उसी तरह से आप यूपी का एग्जाम्पल ले लें। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी पिछला चुनाव भले ही गठबंधन में लड़ी थी, लेकिन अब दोनों के बीच में 36 के आंकड़े हैं और दोनों विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो इसलिए उन दोनों के बीच में कम से कम राज्य स्तर पर कोई सामंजस्य या कोई एकजुटता संभव नहीं है, लेकिन वो लिप सर्विस करने के लिए एक तरह से किसानों के साथ में और इस आंदोलन के साथ में खड़ी हैं और वो चाहती हैं कि कम से कम किसानों का जो वोट बैंक है वो मिले। तो मोदी सरकार को इन जो पॉलिटिकल पार्टियों की एकजुटता है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी को पॉलिटिकल
जो पार्टियां हैं और जो राजनेता हैं और जो राजनीति है उससे निपटना आता है, और बाकायदा उन्होंने अलग अलग राज्यों में इससे निपट कर दिखाया है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या फिर अलग अलग मुद्दों की बात करें। अब सवाल यह है कि तो फिर मोदी सरकार को डरने की किससे ज़रूरत है? मोदी सरकार को जो डरने की ज़रूरत है वो किसानों के संगठन और उनके आंदोलन से डरने की ज़रूरत है, तब तक जब तक कि ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं हो जाता। जैसे ही ये आंदोलन अगर पॉलिटिकल हो जाता है तो मोदी सरकार का डर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी को पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ना आता है, उन्हें वो समझ में आता है कि किस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो आपसी कॉन्ट्रडिक्शन है उससे निपटा जा सकता है। तो इसलिए किसान संगठनों के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय यही है कि वो अपने आंदोलन को पॉलिटिकल बनाकर रखें। जिस दिन वो आंदोलन पॉलिटिकल हो गया, जिस दिन अरविंद केजरीवाल उनके मंच पे शामिल हो गए, उनके मंच पे चढ़ गए, जिस दिन प्रकाश सिंह बादल, जिस दिन अमरिंदर सिंह, जिस दिन शरद पवार, जिस दिन कांग्रेस के नेता उनके मंच पर चढ़ गए, उस दिन मोदी सरकार के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा इस आंदोलन से निपटना। तो इसलिए किसान संगठनों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आंदोलन को पॉलिटिकल बनाकर रखें। लेकिन मोदी सरकार के सामने चुनौती क्या है? क्योंकि ये जो आंदोलन है वो पिछले कई आंदोलन से अलग है। अब आपको समझाते हैं कि पिछले 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या क्या आंदोलन हुए हैं और मोदी सरकार ने उनसे निपटा कैसे है। देखिए, जो सबसे पहला जो आंदोलन था जिसमें मोदी सरकार को एक तरह से करारी हार उठानी पड़ी थी और मोदी सरकार को अपने कदम खींचने पड़े थे, वो भी मसला किसानों से जुड़ा हुआ था। वो लैंड एक्विजिशन का बिल था, और लैंड एक्विजिशन का जो बिल था जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री बनकर जब मोदी दिल्ली आए तो उन्हें लगता था कि सबसे बड़ी इस देश में जो समस्या है, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है, रोजगार क्यों नहीं क्रिएट होते हैं, वो इसलिए क्रिएट नहीं होता क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ज़मीन नहीं मिल पाती, और जिसके कारण, जैसे अब झारखंड का उदाहरण ले लें, झारखंड एक वैसा स्टेट है जहां पे मिनरल्स है, जो कोल रिच स्टेट है, जहां पे पावर प्लांट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ढेर सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जिसमें से 15 से 20 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनको की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पिछले 15 सालों में वो एस्टैब्लिश नहीं हो सके हैं, वो अपना काम नहीं कर सके हैं क्योंकि उन्हें ज़मीन ही नहीं मिल पाई है। वो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस इतना पेचीदा है, और किसानों के संगठन, इसके अलावा अलग अलग लेबर ग्रुप, अलग अलग प्रेशर ग्रुप इतने ज़्यादा हैं कि वो पावर प्लांट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद भी उनका मामला लटक गया लैंड एक्विजिशन में, और इसलिए उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। तो इसलिए जब दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़रूरी है कि इस देश में रोजगार तभी क्रिएट होंगे जब इंडस्ट्री को लैंड मिलेगी, जगह मिलेगी अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, और इसलिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन का बिल लाया। लेकिन लैंड एक्विजिशन के बिल पर कांग्रेस ने जिस तरह से विरोध किया, और एक उस समय एक अलग कोइंसिडेंस हो गया था जिसमें कि बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातचीत कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो सूट पहना था, उस सूट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, और राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार का एक जुमला उछाला, और वो इतना ज़्यादा अपोजिशन उस पर यूनाइट हो गया। और बाद में मोदी सरकार को ये लगा कि लैंड एक्विजिशन और इंडस्ट्री और रोज़गार तो बाद में क्रिएट करेंगे, अगर उनकी ज़मीन ही खिसक गई, अगर सरकार ही कमज़ोर हो गई, सरकार ही नहीं रही, तो इंडस्ट्री क्रिएट और रोज़गार क्रिएट करके क्या होगा। तो इसलिए सरकार को उस समय कदम खींचने पड़े थे, लैंड एक्विजिशन बिल को डस्टबिन में डालना पड़ा था। दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ, एक तरह से कहें आंदोलन नहीं लेकिन सरकार का विरोध हुआ, वो डिमोनेटाइजेशन पे हुआ। सरकार ने नोटबंदी की और उसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सरकार के पक्ष की बात थी कि उस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, उस आंदोलन का कोई नायक नहीं था। जो पार्टियां थी अपने अपने फ्रंट पे विरोध कर रही थी, लेकिन उस आंदोलन को कोई लीड नहीं कर रहा था, और जनता भी कहीं ना कहीं, जनता के जो अलग अलग सेक्शन थे उसमें अलग अलग ओपिनियन थी, और कम से कम सरकार जो अपना नैरेटिव थी उसको बेच पाने में या उसको प्रोपगेट कर पाने में सफलता उसने हासिल कर लिया। और इस तरह से यूपी का चुनाव नरेंद्र मोदी ने उस डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बहुत भारी बहुमत से जीता था। तीसरा बड़ा जो आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हुआ, वो CAA और धारा 370 को लेकर हुआ।
सीए का जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट इस तरह का प्रोटेस्ट था कि वो ज़्यादातर प्रोटेस्ट मुस्लिम संगठनों के द्वारा किया गया था और ख़ास करके जो एक लिबरल्स सोसाइटी का जो बड़ा ग्रुप है, जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने किया था और उससे मोदी सरकार को कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी ये जानती थी कि ये एक बड़ा ही पोलराइजिंग इशू है, बहुत ही ध्रुवीकरण का मसला है और इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं उठाने वाला, बल्कि इससे और ज़्यादा फायदा होगा। और बीजेपी को अलग अलग राज्यों में फ़ायदा भी हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस मुद्दे को उठाई और अलग अलग राज्यों में जहाँ पे माइनॉरिटी की एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, जहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या है, वहाँ पे बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छा खासा ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि उसके बाद सीए को थोड़ा सा धीमा कर दिया गया, लेकिन सरकार सीए पर झुकी नहीं, न केवल बातचीत की टेबल पे किसी को आमंत्रित किया, बल्कि सरकार इस तरह से इंडिफरेंस रही और इस तरह से इंडिफरेंट दिखी कि अंत में जो सीए के प्रोटेस्टर थे उनको अपना तंबू उठाकर खुद से जाना पड़ा, भागना पड़ा और सरकार ने ढेर सारे जगहों पे उनके आंदोलन को कुचलने की भी कोशिश की। जो धारा 370 पर सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन था वो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक था, क्योंकि उसमें कोई भी बड़ी जो नेशनल पार्टियां थीं उनको ये लगा कि चूंकि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार की जो ब्रांड इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और अगर इस पर हम विरोध करेंगे तो जो नेशनलिस्ट वोट बैंक है, जो राष्ट्रवाद का वोट बैंक है, वो उसे गंवाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर राजनीतिक दल जो थे धारा 370 पर एक तरह से सरकार के साथ में थे, ये जानते हुए कि वो विरोध करना चाहते थे, लेकिन मुखर तौर पे वो विरोध कर नहीं पाए जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक दल थे उनको छोड़ करके। अब जो ये पांचवा कुल मिलाकर कहें मोदी सरकार के छठे साल में जो ये मुद्दा आया है लैंड एक्विजिशन, किसानों का प्रोटेस्ट, इसमें खतरे की बात यह है क्योंकि चेहरा जो है वो किसान हैं, किसान संगठन हैं और प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के लीडर इसको भले एक तरह से नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश करें कि ये प्रो खालिस्तानी है या इसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रिस्क कतई उठा नहीं सकते कि इसको एक तरह से ब्रांड किया जाए सीए प्रोटेस्ट की तरह या फिर खालिस्तानी मूवमेंट की तरह, उस आंदोलन की तरह, क्योंकि इसका जो चेहरा है वो फार्मर्स हैं और प्रधानमंत्री जानते हैं कि जो फार्मर का बेस है वो फार्मर्स के बीच में उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांड इक्विटी है, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को वो हिलाना नहीं चाहेंगे। ये सबसे बड़ी मजबूरी एक तरह से कह सकते हैं सरकार की है और प्रधानमंत्री की है। तो प्रधानमंत्री को जो इस समय चिंतित होने की ज़रूरत है कि इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस जो 3 कानून हैं उसको रिपील करते हैं, वापस जाते हैं, तो उनकी जो एक तरह से प्रो रिफॉर्मिस्ट जो एजेंडा है, जो उनकी इमेज है और किस तरह से उन्होंने इकॉनमी को उसको सुधार करने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, किस तरह से लेबर कोड लाए हैं, वो सारा पीछे चला जाएगा। और अगर सरकार इस पर डटी रहती है और किसान अपने आंदोलन को और एस्केलेट करते हैं तो कुल मिलाकर ये पूरे देश का मूवमेंट बन सकता है, जिस तरह की अन्ना आंदोलन बना था। ये सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि सरकार इन दोनों के बीच में झूल रही है और इसके अलावा साम दाम दंड भेद के जो नियम होते हैं वो भी सरकार कर रही है, लेकिन सरकार उस तरह से ब्लेटेंटली नहीं कर सकती क्योंकि इस आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान है और इसलिए किसानों के मूवमेंट को सरकार वैसे कुचल नहीं सकती, दबा नहीं सकती। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए भारत बंद से सरकार को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसानों का जो भारत बंद है, किसान जो संगठनों का जो आंदोलन है और जो उनका डेडलॉक है, उससे सरकार को चिंतित होने की ज़रूरत है क्योंकि सरकार का जो सपोर्ट है वो लगातार धीरे धीरे कमेगा। उनके जो अपने अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो जेजेपी है, जेजेपी पे ये दबाव बढ़ेगा और हो सकता है कि हरियाणा में भी थोड़े दिन के बाद उनके नेताओं का बायकॉट शुरू हो जाए, तो जेजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट विड्रॉ करने का खतरा बना रहेगा। जेडीयू है वो अपनी आवाज़ मुखर करेगी, तो सरकार के जो अपने अलायंस पार्टनर हैं उनका दबाव बढ़ेगा और किसान अगर इस आंदोलन में पूरे देश को शरीक कर लेते हैं तो एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सरकार के खिलाफ जाने लगेगा, जो मोदी सरकार कतई नहीं चाहेगी। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।